नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग 3 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है भोजन पकाने की विधियाँ। ठीक है, तो पिछले जो पाठ थे उनमें हमने जाना कि भोजन क्या होता है, भोजन के पोषक तत्व क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से हमको जो पोषक तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं उन भोजनों से। आज हम बात करने वाले हैं कि भोजन को पकाने की विधियां कौन कौन सी हैं। अब जब हम बात करते हैं भोजन पकाने की बात का, तो भोजन पकाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ठीक है, तो बहुत जो प्राचीन काल का जो मानव है, जिसको कि आदि मानव हम लोग बोलते हैं, उसके समय में क्या था कि लोग पहले केवल जो मनुष्य था वो कच्चा खाना ही खाता था। ठीक है ना, कच्चा खाना खाता था। और एक बार क्या हुआ, वो गलती से जो कच्चा खाना था उसका वो पड़ गया आग के अंदर चला गया। ठीक है ना, तो आग के अंदर गिर गया एक टुकड़ा, तो वो टुकड़ा जो है भुन गया वो। ठीक है, तो जब वो भुन गया तो उसको जब आदि मानव ने उस भुने हुए बांस के टुकड़े को खाया तो उसे वो काफ़ी स्वादिष्ट लगा। तो इस प्रकार से जो पकाने की प्रक्रिया है, भोजन पकाने की प्रक्रिया है, वो वहाँ से प्रारंभ हो गई। ठीक है ना, तब से अब तक जब अगर हम आदि मानव के काल की बात करें, तब से जो आधुनिक समय अब चल रहा है, तब तक जो भोजन पकाने की जो विधियाँ हैं, प्रक्रिया है, वो काफ़ी चेंज होती चली गई। ठीक है ना, और अब आप अभी अगर बात करें तो आप बहुत सारे प्रकार के व्यंजनों का उपभोग करते हो, जैसे नान खाते हो, ठीक है, रोटी खाते हो, पूरी खाते हो, पराठा खाते हो, चावल, पुलाव, कई प्रकार की दालें खाते हो। ठीक है ना, सब्जियां खाते हो, सलाद खाते हो, चटनी खाते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप चावल की ही बात करें, जैसे मान लें, तो अगर आप उबला हुआ चावल खाएं, जैसे घर में आप खाते हो, वो चावल अगर खाएं और उसकी जगह अगर आप जीरा राइस खाएं, ठीक है ना, जीरा राइस भी आपने खाया होगा, जीरा राइस और जो सामान्य चावल होता है उसके स्वाद में आपको फ़र्क महसूस होता होगा। ठीक है ना, या फिर जीरा राइस ना हो, आप पुलाव बना के खा लें चावल को तो अलग स्वाद मिलेगा। अगर आप उसकी जगह खिचड़ी बना के खा लें तो अलग स्वाद मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, आपको विभिन्न प्रकार के स्वाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात करें, ये जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं भोजन पकाने की विधियाँ, इसका उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जब इस पाठ को पढ़ लेंगे तो हम भोजन पकाने के महत्व का, कि भोजन को क्यों पकाया जाता है, उसका वर्णन कर पाएंगे। फिर भोजन पकाने की जो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं उसके नामों और उनके वर्गीकरण को जान पाएंगे। फिर भोजन पकाने की जो विधियाँ मैंने बात की, उनकी जो प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख कर पाएंगे कि किस प्रकार से आप, चाहे तो आप तल के खा रहे हैं, चाहे उबाल के खा रहे हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया आप करते हैं। फिर जो भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है पकाने का, जब उसको गर्म करते हैं खाने को आप, तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं भोजन में उपस्थित, उनमें क्या परिवर्तन आता है। फिर घर पर भोजन की तैयारी करने और पकाने के लिए प्रयोग में होने वाली प्रक्रियाओं का आप मूल्यांकन कर पाएंगे। पकाने की प्रक्रिया में जो अपेक्षित परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, उनको करने के लिए आप लोगों को मना पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आप मान लीजिए चावल को एक अलग प्रकार से पकाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एक बार पकाएंगे, फिर जो अपने जो खाने वाले लोग हैं उनको आप मना पाएंगे कि इस प्रकार का खाना हमको खाना चाहिए। भोजन के पोषक तत्वों तथा परिवार के सदस्यों की भोजन संबंधी पसंदों के संतुलन के महत्व को सीख पाएंगे कि जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनको किस प्रकार से आप किस विधि से भोजन को पकाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सस्टेन रहें, सुरक्षित रहें, और साथ में जो परिवार के सदस्यों की जो ज़रूरतें हैं विभिन्न पोषक तत्वों की और जो उनकी पसंद है उसके बीच का जो संतुलन है। ठीक है ना, जैसे कई सारे लोगों को कई चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन वहीं पर उनको उस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता भी होती है उनके शरीर को। तो ये ज़रूरी है कि आप पोषक तत्व जो है वो और उनकी जो पसंद है उसके बीच में एक संतुलन बनाएं, ताकि वो उनको हर प्रकार का पोषक तत्व आपके परिवार के सदस्यों को मिल पाए। ठीक है, तो ये भी आप इस पाठ को
पढ़ने के बाद कर पाएंगे। अब आगे की बात करें तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पाठ प्रारंभ करने से पहले इसको आप नोट कर सकते हैं। हमारे से इस पर आप मैसेजेस के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। साथ में ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप हमारे साथ मैसेजेस के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोजन पकाने के महत्व की, मतलब भोजन क्यों पकाया जाता है, भोजन पकाना ज़रूरी क्यों होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात होती है कि पकाने से जो भोजन है वो सुपाच्य हो जाता है। सुपाच्य मतलब उसको पचाना, शरीर को उसको पचाना आसान हो जाता है। ठीक है ना, आपको पता है जब आप भोजन करते हैं तो वो आपके जो पेट है उसमें जाकर उसका पाचन होता है। ठीक है ना, आपके शरीर के अंदर जाकर उसका पाचन होता है। तो अगर भोजन को आप पका के खाएंगे तो उससे वो सुपाच्य हो जाता है, उसे आप आराम से चबा पाते हैं। ठीक है, उसको चबाना आसान हो जाता है और साथ साथ उसको निगलना भी आसान हो जाता है। ठीक है ना, उसको आपको आपके आहार नाल में खिसकना भी उसके लिए आसान रहता है। और साथ में जो भोजन जब आपका पचाया जाता है शरीर के अंदर तो वो विभिन्न प्रकार के रसों के माध्यम से पचाया जाता है। ठीक है ना, जो पाचन रस होते हैं, वो जो पाचन रस हैं, जो पचाने वाले रस हैं, वो मुलायम भोजन को आसानी से मिक्स कर लेते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं और पाचन की क्रिया को सरलता से पूरा कर लेते हैं। अगला क्या फ़ायदा है? अगला फ़ायदा है कि पकाने से भोजन के रूप, उसके टेक्सचर, उसके रंग, उसके स्वाद, उसके गंध और आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा अगर आप एक प्रकार की विधि से कुछ सामान खाना बनाते हैं और कहीं दूसरी प्रकार की विधि यूज़ करके बनाते हैं तो आपको कई बार किसी प्रकार की अलग विधि में बनाने से आपको ज़्यादा सुंदर हो जाता है, ज़्यादा अच्छा स्वाद आने लगता है, ज़्यादा अच्छी गंध आने लगती है और उसके आकर्षण में वृद्धि हो जाती है और आसानी से खाना खाया जाता है। ठीक है, तो पकने के बाद क्या होता है? पकने के बाद भोजन ज़्यादा आकर्षक दिखने लगता है। हो सकता है उसके अंदर ज़्यादा चमक आ जाती हो, ठीक है ना, या फिर उसका कलर चेंज हो जाता हो। जैसे तंदूरी रोटी की बात करें या फिर पराठों की बात करें, ठीक है ना, वो एक सिंपल जो रोटी होती है उसके मुकाबले अलग एक टेक्सचर ले आते हैं, एक रंग ले आते हैं, अलग गंध आ जाती है, अलग स्वाद आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही रोस्टेड ब्रेड, ठीक है ना, एक ब्रेड है सिंपल, अगर आप उसको रोस्ट कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आकर्षक हो जाती है। या फिर ब्राउन रंग का केक, ठीक है ना, इस प्रकार के जब हम जैसे रोटी या पराठा बनाते हैं तो गूंथे हुए आटे की नरम तथा चिपचिपी गोलियां इस प्रकार से करारी रोटी या पराठे में बदल जाती है। ठीक है ना, आप आटा थोड़ा खा सकते हैं, तो जब आप उसको पराठा या रोटी बनाते हैं तो उसकी खुशबू और स्वाद बड़े ही आकर्षक लगने लगते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कच्चे आलू की, ठीक है ना, कच्चे आलू को वैसा खाना तो आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उसको उबाल लें या उसको भून ही लें आप खाली, ठीक है ना, आग में डाल के भूनते भी हैं आलू, अगर आपने खाया होगा कभी, तो या तो उबाल लें या फिर भून लें, तो और जब पकता है आलू तो उसको उसका स्वाद बदल जाता है और उसके रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है और वो काफ़ी स्वादिष्ट लगने लगता है, काफ़ी आकर्षक लगने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक महत्व है, ये भी एक तरह से लाभ है एक भोजन को पकाने का। फिर भोजन को पकाकर आप उसमें विविधता ला सकते हैं, आप उसके अंदर वैरायटी ला सकते हैं। जैसे आप आलू के पकौड़े खा सकते हैं, आलू की चाट बना सकते हैं, आलू के पराठे बना सकते हैं, आलू की भुजिया बना सकते हैं, तरी वाले आलू बना सकते हैं, आलू के चिप्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यंजन बना सकते हैं अलग अलग प्रकार से पकाकर। तो भोजन को पकाने से आप उसके अंदर वैरायटी ले आते हैं, विविधता ले आते हैं। ठीक है, ऐसे ही पकाने से भोजन लंबे समय तक खाने योग्य रहता है। अगर आप भोजन को कच्चा छोड़ दें, ठीक है ना, वो ख़राब हो सकता है, लेकिन पकाने से कुछ ऐसी विधियां भी होती हैं जिनको कि जिसका यूज़ करके आप पकाएंगे तो बहुत लंबे समय तक आप उसको रख सकते हैं। जैसे आप अचार बनाते हैं घर में, ठीक है ना, तो अचार के माध्यम से अचार बनाते हैं, तो अचार के माध्यम से आप भोजन को, जैसे कोई सब्जी है, ठीक है ना, या कोई फल है या नींबू है, इन सब का अगर अचार बना लेते हैं तो उसको आप भोजन को लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है ना, तो पकाने से ही होता है। अगर आप आटे को गूंद दें तो जो गूंधा हुआ आटा होता है वो कुछ दिन में ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप उस आटे से ब्रेड बना लें तो आप उसको लंबे समय तक, कुछ दिन तक रख सकते हैं और खा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर कि आप देखोगे कि पकाने से जो खाद्य पदार्थ है उसकी जो उपभोग की अवधि है वो बढ़ जाती है। अगला है पकाने से भोजन सुरक्षित रहता है। ठीक है ना, तो ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भोजन में जो कच्चा भोजन होता है उसमें बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु
पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, ये कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभकारी भी होते हैं। जैसे कुछ प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में बदल देते हैं। ठीक है ना। जो दूध से दही जमता है वो बैक्टीरिया की मदद से ही जमता है, तो वो तो लाभकारी हुए। लेकिन जैसे कोई तपेदिक का रोग आपको दे सकता है, टीबी का रोग दे सकते हैं, तो ये सारे जो अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हानिकारक होते हैं। दूध में ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके कारण तपेदिक हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन जब हम दूध को उबाल लेते हैं यानी कि उसको पका लेते हैं तो उससे वो जीवाणु मर जाते हैं। तो जीवाणु को उबालने या उसका पाश्चराइजेशन करने से वो जो जीवाणु है वो मर जाते हैं। इसलिए जो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है उसको आप बिना उबाले भी पी सकते हैं। ठीक है। तो पाश्चराइजेशन क्या होता है, पाश्चराइजेशन यानी कि पास्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कि दूध जो होता है उसको बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर तक, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर उसको बिल्कुल भयंकर तरीके से गर्म करते हैं और एकदम से ठंडा कर देते हैं। तो जो इस तरीके का जो एकदम टेम्परेचर में सडन चेंज होता है, एकदम अचानक से जो चेंज होता है तापमान में, उससे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि वो उस परिवर्तन को सह नहीं पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं पाश्चराइजेशन। तो इस प्रकार से ऐसे ही जो दूध से संबंधित दूसरे उत्पाद हैं या फिर पशु उत्पाद हैं जैसे कि मांस, मछली, अंडे, मुर्गी, इनमें भी हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु की संभावना रहती है और इसलिए इन्हें खाने से पूर्व अच्छी तरह से पका लेना ज़रूरी है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण। तो कौन कौन से प्रकार की भोजन पकाने की विधियाँ होती हैं। तो आपने देखा होगा कुछ जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ जो खाने की सामग्री होती है उसमें नमी पाई जाती है, बल्कि जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो एकदम शुष्क होते हैं यानी कि सूखे होते हैं। ठीक है ना। जैसे नमी किन में पाई जाती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पालक या मेथी, इसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, बहुत ज़्यादा वेट होते हैं वो, तो उनको इस प्रकार की विधियों से पकाया जाता है जिससे कि ये जो नमी है उन पदार्थों की, उन भोज्य पदार्थों की, उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन जो शुष्क वाले कैसे होते हैं, जैसे गेहूँ है, ये कैसा होता है, सूखा होता है। चावल है, ये भी सूखा होता है। तो इनको इस प्रकार की विधियों से पकाया जाता है। इनको पकाने के लिए आपको एडिशनल पानी मिलाना पड़ता है, आपको उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है इनको पकाने के लिए। आप सब्जी को बिना ज़्यादा पानी मिलाए हुए या बिल्कुल पानी ना मिला के भी पका सकते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको। लेकिन जब आप अनाज को पकाने जाते हैं तो वो क्योंकि शुष्क है, बिल्कुल सूखा है, तो इसको पकाने के लिए अतिरिक्त पानी मिलाना पड़ता है। ठीक है ना। तो आपके घर में भी बहुत सारी जो, या तो आप खुद बनाते होंगे या आपके घर में जो भी बनाता होगा वो कई प्रकार की विधियों का उपयोग करता है। तो कौन कौन सी विधियां होती है खाना पकाने की। सबसे पहले होती है नम विधि द्वारा पकाना। नम विधि द्वारा पकाने में आप पानी का उपयोग करते हैं। दूसरी होती है शुष्क विधि द्वारा पकाना, जिसमें कि पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। और तीसरी होती है तेल या घी में तलकर पकाना, इसमें भी पानी का उपयोग नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहली विधि जो है नम विधि द्वारा पकाना, उसके अंदर फर्दर कुछ 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधि होती है नम वाली। एक होती है उबालना, धीमी आंच पर पकाना, भाप से पकाना और प्रेशर कुकर, ये भी आपके घर में होगा। और अगर हम बात करें शुष्क विधि द्वारा या सूखी विधि द्वारा पकाने की, तो उसमें बेकिंग है, भूनना है, ग्रिल में पकाना है और तेल या घी में तलकर पकाने में 2 प्रकार से आप तल सकते हैं। या तो पूरी तरीके से तलना यानी कि इसको डीप फ्राई बोलते हैं, या फिर एक होता है जिसमें कम यानी कि हल्के तेल में आप तलते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करते हैं। तो 2 प्रकार का है। जैसे हल्के तेल में तलने का मतलब ऐसा आप पराठे बना रहे हो, ठीक है ना, तो वो आप तेल या घी में तलकर पका रहे हो। और जब आप पूड़ी बनाते हो तो आप उसको पूरी तरीके से तलते हो, ठीक है ना, वो डीप फ्राई हो गया। तो इस प्रकार से ये भोजन पकाने की विधियाँ होती हैं। अब हम आगे इन्हीं विधियों का वर्णन देखेंगे कि किस प्रकार से हम पकाने की विधियां उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी, सबसे पहली जो वर्गीकरण किया था वो था नम विधि द्वारा पकाना। ठीक है ना। तो ये जो आप सबसे पहली विधि होती है उबालना। नम ताप विधि में आप सबसे पहले उबालते हो, उबालने की विधि उपयोग में लाते हो। जैसे अभी आप एक वीडियो देख पा रहे हो, इसमें कुछ आलू और प्याज वगैरह डाल रखी है, इसको हम उबाल रहे हैं। ठीक है ना। एक बर्तन है खुले मुंह वाला जिसमें कि हम इसको उबाल रहे हैं। आप देख रहे हो इसमें से भाप भी निकल रही है, ठीक है ना, बुलबुले भी आ रहे हैं। तो यह है उबालना। दूसरी होती है धीमी आंच पर पकाना या फिर सिझाना, ठीक है। और तीसरी होती है भाप द्वारा
पकाना, और चौथी है प्रेशर कुकर में पकाना, जो कि अभी बात की थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उबालने की। तो उबालना वो विधि है जिसमें कि आप भोजन को बहुत सारा पानी में, काफ़ी पानी में, पर्याप्त पानी में पकाते हैं। जैसे कि आप आलू उबालते हैं, अंडे उबालते हैं, ठीक है ना, या फिर चावल बनाते हैं या सब्जियां बनाते हैं। लेकिन ठीक है, तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, इससे पहले ही बात की थी, जैसे पत्ता गोभी, मेथी और पालक, उसमें आपको अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहले से ही नमी होती है। लेकिन कुछ सब्जियों जैसे मटर और हरी फलियों को उबालकर या कुछ पानी मिलाकर पकाया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी अंदर से नहीं होता है। ठीक है, अनाज जैसे चावल या दालों को तो ज़्यादा पानी मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि उसमें 1.5 या 3 गुना तक पानी आप मिलाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले बताया था, हरी पत्तेदार सब्जियों में पानी इंटरनली होता है, उसके अंदर पानी आपको प्राप्त हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें दूसरी जो अनाज है, उसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, क्योंकि वो शुष्क पदार्थ हैं। ठीक है ना, कैसे पदार्थ हैं? शुष्क पदार्थ, यानी कि सूखे हुए पदार्थ हैं। अब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप भोजन को उबालते हो। सबसे पहले जो भोज्य पदार्थ है जिसको आप पकाने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको अच्छी तरीके से आपको साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक है ना, अच्छी तरीके से साफ़ करा हुआ ही जो भोज्य पदार्थ है आपको उबालने के लिए यूज़ करना चाहिए। पानी इतना होना चाहिए कि वो जो भोज्य पदार्थ है उसको पूरी तरह से ढक ले। ठीक है ना, पूरी तरीके से ढक लेना चाहिए। अगला है, भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरीके से बंद हो। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर ढक्कन बंद नहीं होगा तो जैसे अभी हमने देखा था ना, जो हमने खुले वाले मुंह वाले बर्तन में हम कर रहे थे, तो उसकी भाप निकलकर वातावरण में चली जा रही थी। ठीक है ना, अगर हम क्या करेंगे, ये जो बर्तन है इसके ऊपर अगर ढक्कन रख देंगे, एक ढक्कन रख देंगे, तो वो जो भाप है वो अंदर ही रहेगी। ठीक है ना, बाहर के वातावरण में नहीं जाएगी और खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक है ना, और जल्दी पकेगा, और इससे आपका जो फ्यूल है, यानी कि अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो गैस बचेगी, अगर आप लकड़ी पे बना रहे हैं तो लकड़ियाँ बचेंगी। अगला है, भोजन को आवश्यकता से अधिक समय तक नहीं उबालना चाहिए। बहुत लंबे समय तक आपको उसको नहीं उबालना चाहिए। ठीक है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप अधिक समय तक उबालेंगे तो उसका रंग या फिर आकार या स्वाद नष्ट हो सकता है। ठीक है ना, और इससे भोजन के पोषक गुण भी नष्ट हो जाते हैं। अगला है, आलू तथा अन्य जड़ सब्जियों को उनके छिलके के साथ ही उबालना चाहिए। जो आलू है या फिर और जो जड़ सब्जियां हैं उनको छिलके के साथ ही उबालना चाहिए, ताकि उनके जो पोषक गुण हैं वो विद्यमान रह सकें। ठीक है, वो सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो भोजन को उबालते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं उबालने के जो प्रोसेस है, इसके क्या क्या लाभ हैं। उबालना एक सुरक्षित और साधारण विधि है और इससे भोजन जलता नहीं है। भोजन के जलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि पानी मौजूद रहता है। दूसरा है, भारी मात्रा में भोजन को पकाने के लिए ये विधि उपयुक्त है और उबला हुआ भोजन सुपाच्य होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बात की थी कि उबालने से भोजन क्या होता है, मुलायम हो जाता है। मुलायम होता है तो आपको पचाने में वो आसान रहता है। लेकिन उबालने के कुछ नुकसान भी होते हैं। उबालने की जो विधि होती है उसमें उबाला गया जो पानी होता है उसको फेंकने के कारण जल के जो घुलनशील पोषक तत्व हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उबाले गए जिस पानी में आपने उसको उबाला है उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसको अगर कहीं और यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे घुलनशील पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। कुछ लोगों को उबला हुआ भोजन पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अधिक स्वादिष्ट नहीं होता है। ठीक है, उबले हुए भोजन में कुछ स्वाद लाने के लिए उसमें नींबू, ठीक है ना, या कुछ मसाले डाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई उबालने की। अब दूसरी बात आएगी धीमी आंच पर पकाने या सिझाने की। तो भोजन को धीमी आंच पर पकाने और सिझाने में भोजन को पानी की कम मात्रा में उसके क्वथनांक, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहाँ पर कि जाके पानी उबलने लगता है। ठीक है, मानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लंबे समय तक उबाला जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है धीमी आंच पर पकाना।
तो ये जो विधि होती है धीमी आंच पर पकाने की, इसको आपके जो घर है उस पर भोजन पकाने की जो ये विधि है इसका उपयोग किया जाता है। जब हम लोग सूखे या फिर कठोर भोज्य पदार्थों जैसे दालों, मांस, यहाँ तक कि सब्जियों को अगर हम शुष्क रूप में पकाते हैं, सूखी रूप में पकाते हैं, तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं। हम ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, बहुत कम पानी में हम उनको पकाते हैं और धीमी आंच पे पकाते हैं ताकि वो जल ना जाएं। ठीक है, इस विधि के लाभ क्या होते हैं? इस विधि का सबसे पहला लाभ ये है कि उसको जब हम धीमी आंच पर पकाते हैं तो भोजन के जो रस होते हैं, जो उसके पौष्टिक तत्व होते हैं, वो यथावत बने रहते हैं और भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। ठीक है ना। और इस विधि में भोजन के पोषक तत्व भी नहीं जाते हैं। ठीक है ना, बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ बच रह गया लिखना। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं पोषक तत्व भी। अगला है जो इसके नुकसान है कि इसका सबसे पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान, और एक नुकसान केवल है कि इसमें आपको समय ज़्यादा लगता है, भोजन पकाने में लंबा समय लगता है। ठीक है, अगला जो विधि है वो है भाप द्वारा पकाना है। ठीक है, तो भोजन को गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है और इसके लिए अक्सर एक जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ करते हैं जिसको कि हम स्टीमर बोलते हैं। ये स्टीमर आपको दिखाई दिया, इसका ढक्कन ढक दिया, अब ये भाप से पक जाएगा। ठीक है ना, पकने के बाद इसको निकालेंगे तो देखिए भाप निकल रही है और ये आपके मोमो इससे बनते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी जो नूडल्स हैं या ये चीज़ें हैं वो इससे बनाई जाती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया से आप भोजन को भाप के माध्यम से पकाते हैं, स्टीम के माध्यम से पकाते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा इस जो ये बर्तन था इसको स्टीमर बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका पास अगर स्टीमर नहीं है तो क्या आप इस प्रकार का इसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी गर्म करने रख दीजिए। ठीक है ना, और उसका जो ढक्कन है वो कसकर बंद कर दीजिए। ठीक है ना, फिर आप क्या करेंगे? पैन को एक साफ कपड़े से ढक लेंगे। कपड़े का आकार सही होना चाहिए और वो किसी भी प्रकार से आग के संपर्क में नहीं आना चाहिए। उस कपड़े के ऊपर जो भोजन आपको पकाना है आप उसको रख दीजिए। ठीक है ना, और फिर ढक्कन को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ऐसा कोई बर्तन आपके पास है जिसके ऊपर इस प्रकार का एक ढक्कन है तो आप यहाँ पर कपड़ा बांध सकते हैं। इस कपड़े के अंदर आप सामान रख सकते हैं और इसका जो भाप निकलेगी पानी को, इसमें पानी भर के आप उसको गर्म करेंगे तो जो भाप निकलेगी उससे वो खाना पक जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का स्टीमर ही बन जाएगा। ठीक है ना, स्टीमर मतलब जो स्टीम से कुक करता है, स्टीम से चलता है। तो ये जो भाप द्वारा पकाना है इसके क्या क्या लाभ हैं? इस विधि में आपको पकाने की अवधि कम हो जाती है। ठीक है ना, पकाने की अवधि कम क्यों जाती है? क्योंकि भाप जो होती है वो नॉर्मल जो पानी है उससे ज़्यादा गर्म होती है और वो इसलिए जल्दी से खाने को पका देती है। ठीक है, तो भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उसको भी संरक्षित रखने में इस विधि के द्वारा मदद मिलती है। भाप से पका हुआ जो भोजन है वो हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक होता है और अक्सर कहते हैं कि बीमार लोगों और बुजुर्गों के लिए ये भोजन अच्छा होता है। ठीक है ना, और कई प्रकार के ऐसे व्यंजन बनते हैं भाप से जो कि आम आदमी को भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, जो बीमार नहीं है उनको भी पसंद आते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, तो स्वाद में भी अच्छे होते हैं और सेहतमंद भी होते हैं। अगला है और सबसे लास्ट जो बात करेंगे हम नम जो विधि है उसमें, वो है प्रेशर कुकर में पकाने की। तो प्रेशर कुकिंग जो है वो भोजन पकाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि भोजन को भाप के बहुत ज़्यादा दबाव में, अत्यधिक प्रेशर में, अत्यधिक दबाव की सहायता से एक विशेष बर्तन में पकाया जाता है। इस बर्तन को हम बोलते हैं क्या? प्रेशर कुकर। ठीक है, तो प्रेशर कुकर जो होता है एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है जिसको कि कुछ जो धातुओं जैसे एल्युमिनियम, स्टील, इन सब के मिश्रण से ये बना होता है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर सहन कर सकता है। ठीक है ना, इसमें एक प्रेशर रिलीजिंग वाल्व होता है जो ऊपर लगा होता है जिसको आप सीटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इसके अंदर जो भाप रहती है वो कहीं से भी निकलने की जगह नहीं होती है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर उस भाप का क्रिएट हो जाता है और उससे जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। और मैंने आपको बताया था जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम इसको पकाना शुरू करते हैं इसके अंदर भाप बनती है, उस भाप की वजह से इसका दबाव बढ़ता है और तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर
चला जाता है। इसमें आप चावल, पुलाव, मांस, आलू, फलियां, मटर, इन सब का को बहुत कम समय में, बहुत न्यूनतम संभव समय के भीतर आप अच्छी तरीके से पका सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपको याद रखना चाहिए कि प्रेशर कुकर में जब बहुत ज़्यादा दबाव उत्पन्न हो जाता है तो उसके ऊपर जो सीटी होती है, ठीक है, जो भार रखा होता है, काउंटर वेट रखा होता है, उसमें अतिरिक्त भार बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इससे बहुत ईंधन की बर्बादी भी नहीं होती है। और लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप प्रेशर कुकर खरीदते हो तो वो अच्छी गुणवत्ता का, यानी कि ISI मार्क का ही खरीदना चाहिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये प्रेशर को रोकता है। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो दबाव बढ़ने से कुकर के फटने और पकाने वाले को गंभीर चोटों का भी खतरा बना रहता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का प्रेशर कुकर हमको लेना चाहिए। अब प्रेशर कुकर में खाना पकाने के क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहला लाभ तो है कि सभी जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस भाप से खाना पकता है तो सारे जो प्रेशर कुकर है वो सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन सुरक्षित तथा स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इससे भोजन जल्दी पकता है और साथ साथ जल्दी पकता है तो हमारे ईंधन की भी बचत होती है। ठीक है ना, प्रेशर कुकर में जो भोजन है उसको पानी में डुबा कर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसके अंदर खाली पानी रख दीजिए, जरूरी नहीं कि भोजन पूरा डूबा हो, वो वैसे भी पक सकता है क्योंकि भाप से पकना है। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या हैं? सबसे पहला नुकसान है कि अगर आप प्रेशर कुकर में जो खाने को पकाते हो तो लंबे समय तक अगर पकाते हो तो वो अपना रंग रूप खो देता है और कई बार ऐसा भी होता है कि भोजन जल जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर में आप चावल पका रहे हो और वो नीचे से लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में फिर चावल वो नीचे से काले टाइप के हो जाते हैं, वो अपना रंग रूप खो देते हैं और जल जाते हैं। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि वो डिसएडवांटेज होगा नहीं, अगर आप ध्यान से करेंगे तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये इंस्टाग्राम ID है। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो ये नंबर्स तो हैं, इस पर आप हमारे से मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। कभी जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कॉल उठा भी लेता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।